राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी, दोनों दोनों पे ये आएगा। आज ही स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी की स्ट्राइक का पीरियड खत्म हुआ है, तो आज से जो कंटेंट है दोनों पे डाल रहे हैं। मेरे साथ अवनीश भाई हैं, प्रारब्ध वाले। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी बहुत बहुत प्रणाम सभी दर्शकों को। स्लो जिंदगी क्या है और सर बाबा की लेटेस्ट, खरी पहले तो खरी दोनों। लेटेस्ट नेपाल की लेटेस्ट अपडेट बता दीजिए। अगर जो मेरे पास जो है वो करीब 1 घंटा पुरानी है, आप जी बता जी दीजिए लेटेस्ट क्या है। सर, देखिए आपसे दिन में बात हुई थी। मुझे लग रहा है कि आपके किसी न किसी चैनल पर वो वीडियो गया होगा, और हमारे यहाँ चल भी रहा है। मैंने सुबह आज 9 बजे ये अपडेट कर दिया था। और मैं ये नहीं कहूंगा कि भविष्यवाणी, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये कहीं से भी ऐसा कोई अराजक आंदोलन नहीं है, और इसकी तुलना बांग्लादेश से न की जाए, इसकी तुलना इंडोनेशिया से न की जाए। यानी सत्ता चेंज के जो आम एक पैटर्न रिजीम, जिसको आप या बाकी लोग जो है अरब स्प्रिंग का नाम देते हैं, ये वो मामला नहीं है। मुझे थोड़ा संतोष हुआ कि दरअसल अब तस्वीरें और काफी साफ हो गई हैं। और देखिए साहब, सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म पे बैन लगाया था, और ये बैन कोई ऐसा नहीं है कि एक झटके में लगा दिया था। ये कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के कंटेंट ऑफ कोर्ट के बाद उन्होंने ये काम किया है। पहली चीज, ये हम्म। वहां के कोर्ट का ये निर्णय था। कोर्ट के निर्णय के बाद ये टाल रहे थे, उसको लगातार टाल रहे थे होली। लेकिन उसी के साथ साथ जो पिछले 3 एक सालों से पूरे नेपाल में राजशाही को वापस लाने की, और जब मैं राजशाही कहता हूं तो उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है जो नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी, ये जमीन पर लगातार चल रहा था। और पिछले 3 एक सालों से जो जो भी सरकार रही है, वहां सरकार कितनी रही है, 14 रही है कुल। तो आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि प्रचंड ने उसको दबाया, कि ओली ने दबाया। आप कागज पर देखेगा तो ओली एक कम्युनिस्ट सरकार नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ तो ओली सबसे बड़े कांग्रेस उसके चाइनीज पिट्ठू हैं, और प्रचंड से भी बहुत ज्यादा हैं, 2 हाथ आगे बढ़ के हैं। तो नेपाल की राजनीति को, वहां की जमीनी संरचना वाली राजनीति को, जो कि बहुत उलझी हुई है राजशाही जाने के बाद और कथित लोकतंत्र आने के बाद, तो ये कहीं से ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया और किसी ने इसको ट्रिगर ऑफ किया, नेपाल के बाहर से ट्रिगर ऑफ किया। ये सारी थ्योरियां मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल गलत हैं। अभी अपडेट सबके सामने है, समाचार चैनल खुले हुए हैं, सब लोगों को पता है। पहले गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, गृह मंत्री सबसे पहले इस्तीफा दे दिए। उसके बाद भी ओली अड़े रहे कि नहीं, मैं ये बैन वापस नहीं लूंगा। और उनके मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी इस बात से नाइत्तेफाकी रख रहे थे, फिर भी ओली लगे हुए थे। उन्होंने इतने सारे बच्चों को मरवा दिया, उसके बाद भी उनकी जीत थी। लेकिन हिंसक आंदोलन ये नहीं था, हिंसा सरकार की तरफ से शुरू हुई, और उसके बाद जब बच्चों की जान गई है, तो उसके बाद ये आंदोलन हिंसक हुआ बच्चों की तरफ से। और हिंसक हुआ, फिर भी इसमें जान नहीं गई है। दौड़ा दौड़ा के पीटा है, आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, और संसद में घुसे हैं, ये सारा कुछ किया है। और उसके बाद सरकार सरेंडर हुई है। प्रचंड ने, सॉरी, ओली ने भी इस्तीफा दिया है, उनके तमाम मंत्रियों के साथ बदतमीजी भी हुई है। अब देखिए, इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है नेपाल में। दरअसल नेपाल में जब से ये लोकतंत्र के बहाने ये सरकारें आई हैं अलग अलग पार्टियों की, तो भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार चरम पे, प्रो चाइना चरम पे, और नेपाल के मूल निवासियों को, नेपाल के लोगों को कभी भी चाइना से उनका कोई सांस्कृतिक समन्वय कभी बनता ही नहीं है। तो माफ कीजिएगा, जो लोग नेपाली भाइयों को चाइनीज की तरह देखते हैं, उनकी छोटी आंखों और चिपटी नाकों से समझते हैं कि ये चाइना के ज्यादा नजदीक है, तो उनको नेपाल के बारे में शून्य जानकारी है, पहली चीज। तो स्वाभाविक जो उनका मेल मिलाप है वो भारत के साथ है। सनातन क्या, वो डोर है जिसकी वजह से वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि कम्युनिस्टों ने सबसे पहले रिजीम चेंज कराया, वहां पर राजशाही खत्म की, उन्होंने प्रभुत्व स्थापित किया, और बाकायदे कमांडो फोर्स, गुरिल्ला युद्ध ये तक चला जिसको चीन की शय थी। प्रचंड ने इसमें लीड लिया, लेकिन प्रचंड के अंदर एक अलग तरह की खूबी भी थी। प्रचंड पूरी तरीके से भारत में पले हैं, भारत में बड़े हैं, भारत में ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन उसके बाद भी भारत के कम्युनिस्टों से प्रचंड का कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। और प्रचंड कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी प्रो इंडिया रहे।
ओली के साथ ये नहीं है। शर्मा उनके नाम के आगे जरूर जुड़ा हुआ है, तो किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ओली पूरी तरीके से कम्युनिस्ट माइंडसेट के, उनकी पार्टी का नाम भले ना कम्युनिस्ट हो, लेकिन वो चाइना के पिट्ठू थे। अब देखिए साहब, अकेला इसको लोग जैन जे का आंदोलन बता रहे हैं, बिल्कुल गलत। ये किसी अकेले जैन जे का आंदोलन नहीं है। मैंने सुबह भी आपकी बातचीत में ये कहा, मैंने सुबह अपने 9 बजे प्रारब्ध के वीडियो पे ये कहा कि कृपा करके इसको अकेले सोशल मीडिया आंदोलन मत समझिए। ये पिछले 3-1 सालों से चल रहा राजशाही को वापस लाने और उसके ठीक पीछे-पीछे हिंदू राष्ट्र की वापसी, नेपाल की उस आइडेंटिटी जो जमीन पर सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है और जिसको जमीन पर सरकारों ने बहुत तेजी से कुचला, उसके साथ भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इन सारों का समुच्चय है जिसको किसी भी बड़े बदलाव के लिए, आप याद कीजिए आरक्षण का जब भारत में हुआ था, इस तरह के आंदोलन भारत में भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये सारा समुच्चय जब वहां हुआ है, तो फिर आप क्या समझते हैं, केवल ये 25 साल 28 साल के लड़के काठमांडू में, पोखरा में और बाकी जगह वीरगंज और दुनिया भर की जगहों पर जो दंगा कर रहे हैं, सिर्फ उनकी वजह से गोली इस्तीफा दे के भाग लिए और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा है? नहीं साहब, इसमें आम सनातनी और हिंदू नेपाली जनमानस तन के खड़ा है। सूत्रों से आप पता कर लीजिए, बहुत सारे चैनलों पर इस तरह की बाइटें भी अब आनी शुरू हो गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन मेरे अपने रिश्तेदार और अपने रिश्ते वाले सूत्र ये बता रहे हैं, जमीन पर जानते हैं 2 तरह की बात आ रही है। क्या चाहते हो? मैं अभी आऊंगा। कुछ नाम उछल रहे हैं, कुछ रैप गायकों के नाम उछल रहे हैं, कुछ ऐसे और नाम भी चल रहे हैं, वो लगातार चलेंगे ऑप्शन के रूप में। लेकिन जमीन पर 2 ही डिमांड हो रही है, या तो राजशाही को वापस लाओ और नहीं तो फौज का शासन हो नेपाल में। हम इन भ्रष्ट नेताओं को और जो नेपाल की संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन नेताओं की सरकारों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बात ये होती है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम मैगजीन और दुनिया के इंटरनेशनल मंचों से जो प्रमोट किया गया है, बिरेन वो लड़के का नाम आ रहा है, रैप सिंगर का। देखिए, कोई ना कोई एक आइडेंटिटी खड़ी हो रही है। उसके बारे में ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि साहब वो तो भारत विरोधी है। अरे जनाब, एक फिल्म, उस फिल्म का उसने विरोध किया, वो कला और संस्कृति के जगत से आता है लड़का। इसके अलावा उसका और कोई बैकग्राउंड आप दिखा दीजिए। आपकी आवाज म्यूट है। आप नचनिया है क्या? हाँ, नचनिया कला है। संस्कृति माने? हाँ, नचनिया है। आपके लिए कला और संस्कृति अगर नचनिया है तो बेशक साहब वो नचनिया है। नहीं, लेकिन आजकल लेकिन कला संस्कृति में 99% सिर्फ नाच है, ठीक इसलिए है, बोल ठीक रहा है। हूं। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जमीन पर क्या मांग उठ रही है। जमीन पर केवल 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, या तो सैनिक शासन आ जाए और या तो राजशाही वापस आए। ये 2 चीज। उसी के साथ ज्ञानेंद्र सक्रिय हैं, लगातार सक्रिय हैं, पिछले 3 सालों से सक्रिय हैं। और एक चीज और जान लीजिए, भले कम्युनिस्टों ने और ओली ने दबा दिया, लेकिन इसको समर्थन करने वाली राजशाही और हिंदू आइडेंटिटी को वापस लाने वाली राजनीतिक दल भी वहां सक्रिय हैं। लेकिन चूंकि बहुत बुरी तरह दबा दिया गया, तो इसलिए मधेश आंदोलन से भी वो थोड़े से कट गए और तमाम चीजें हैं। जमीन पूरी तरह तैयार है। मैं फिर एक बार पूरे विश्वास के साथ कहूंगा, हालांकि मैं एक जगह गच्चा खाया हूं, दिनों का काम नेपाल में घंटों में हो गया। आपने सुबह जब पूछा था कि कितने दिन में, मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन इसकी ये शुरुआत हो चुकी है। लेकिन यहां मैं गलत रहा कि दिनों का काम इन लोगों ने घंटों में निपटा दिया। और अब एक चीज आपको मैं बता दूं, ओली इतनी जल्दी सरेंडर क्यों करके भाग गए? क्योंकि किसी विदेशी शक्ति का इसमें हाथ नहीं है। पूरा नेपाल का जनमानस उग्र होके खड़ा हो चुका है। केवल ये जंजे 25 साल के लड़के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ओली सरकार ये अच्छी तरह जान गई कि पूरा नेपाल अब उनके प्राण खींचने के लिए, नैतिक प्राण और राजनीतिक प्राण खींचने के लिए तैयार है। ओली का पलायन इसलिए हुआ है साहब, वहां न सेना अभी तक इंटरवेन की है बांग्लादेश की तरह, और न ही प्रहरी। जी, हालांकि जो मैं सवाल पूछना चाहता था उसका जवाब मुझे
आपने ये पिछले 1 मिनट में दे दिया है, फिर भी मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक पूछ रहा हूं। मतलब आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये सचमुच पूरे नेपाल में जनमानस का आंदोलन है और मेजॉरिटी ऑफ द नेपालीज आर बिहाइंड जी हाँ, दिस, जी हाँ। सिर्फ जेनजी का मैं नहीं है पूरे ये, या ये किसी इसके डीप स्टेट द्वारा कोई वो नहीं है, आप नहीं ये है, कहना चाहते नहीं है। ये बांग्लादेश मॉडल नहीं है। ये अमेरिका की साजिश नहीं है। ये चीन की तो हो नहीं सकती, क्योंकि चीन के तो पिट्ठू हैं ओली। सोशल मीडिया में इस तरह की तमाम चीजें जैसे नहीं होता है साहब, कहीं कुछ हो जाता है तो कुछ फर्जी जो है वो लेटर जारी करके उसका क्रेडिट लेते हैं कि फलाने जगह बम धमाका हमने किया है। ये उसी तरह की एक्टिविटी है। जो लोग एसी कमरों में बैठे हुए हैं, जिनको नेपाल का न नहीं पता, नेपाल की तबीयत का तो नहीं पता, नेपाल में पिछले 10 एक साल से जब से राजशाही गई है तब से लेके अब तक क्या चल रहा है ये नहीं पता। नेपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना सक्रिय है ये नहीं पता। नेपाल की जनता सनातन की अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से वो मतलब वो मिस कर रही है ये नहीं पता। उन्हें ही लगता होगा कि ये बांग्लादेश हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया, ये फलाने हो गया, लेकिन ये ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से। मान लिया बस सर, एक जगह मैं झटका खाया हूं कि ये इतना तेज रिएक्शन। वो चलिए वो उस पे बात, मेरी चिंता कुछ और है। कौन कराया, किसने कराया, किसका हाथ था, किसका पैर था, किसका क्या था, हमें चलिए मान लिया आपकी बात। मेरा सिर्फ एक सवाल है, कि भारत में तो नेपाल ऐसा में नहीं होगा। नहीं, नेपाल में पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ, क्या उससे भारत को, भारत की सरकार को, मोदी जी को, आपको और मुझे चिंतित होने की जरूरत है कि नहीं है? या हम लोग नहीं है, नहीं कान में है, उंगली डाल के लुढ़की गाएं? नहीं। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं नहीं है, है। नहीं है। अगला 1 मिनट मुझे अनइंटरप्रेटेड दीजिएगा सर। क्यों दो नहीं है मैं मिनट ये आपको बता रहा हूं। 2 मिनट 2 मिनट ठीक है सर, दीजिए। बहुत कृपा आपकी। जब आप पिछले ही चर्चा में मुझसे कह रहे थे कि आपको तो बस एक इलाज आता है और आपके हिसाब से और ज्यादातर जनभावना यही है कि पटक के थूर दो अगर सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन है। मैं फिर एक बार रिपीट करते अपनी बात को ही लग रहा हूँ आपको, लेकिन किसान आंदोलन खड़ा हुआ, मार दो, गोली चला दो, या कर दो, वाह कर दो। शाहीन बाग, मार दो, गिरा दो, गोली चला दो, या कर दो, वाह कर दो। पहलवान आंदोलन, मार दो, गिरा दो, या कर दो, वाह कर दो। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने यह मौका नहीं दिया। शेख हसीना ने मौका दिया, वहां इस्लामिक चोले में डीप स्टेट के एजेंट आके बैठ गए। नेपाल में ओली सेंटिमेंट समझ रहे थे और ओली अब ये जान रहे थे कि बॉइलिंग टेम्परेचर पर पानी आ रहा है, वरना एक अहिंसक प्रदर्शन को जो केवल इस बात की डिमांड कर रहा था, जिसके अधिकतम एज के लड़के 25 साल थे, वो जाके केवल डिमांड कर रहे थे कि भैया फेसबुक खोल दो, इंस्टा खोल दो, ट्विटर खोल दो, यूट्यूब चलने दो। और आपने एक तरफा डंडे बरसा दिए। उसके बाद आपने 20 के लड़कों की गोलियों से जान ले ली। यही वो काम है जो नरेंद्र मोदी नहीं करते। नरेंद्र मोदी फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर घिरे रह जाते हैं, लेकिन मर जा मोदी के नारे लगाने वाले उन मानसिक हत्यारों को ये अवसर नहीं देते। लाल किले पर चढ़ के दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल जाती है। 2 मिनट को कोई उतावला व्यक्ति ये कह सकता है लेट गए, बिछ गए नरेंद्र मोदी, झुक गए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को इससे फर्क नहीं है, क्योंकि 2014 से भारत में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। नरेंद्र मोदी 5-5 साल की सत्ता लेने नहीं आए हैं, और उस क्रम को कई बार नरेंद्र मोदी झुकते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन उस क्रम को वो बरकरार रखेंगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अच्छा, है। जी जी जी। मुझे एक बात बताइए, नेपाल में कुल कितने लड़के सड़क पे उतरे होंगे? 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख? नहीं, इतने ही ना? बहुत ज्यादा आपने संख्या बता दिया, इतने हैं ही नहीं है।
10 इतने 20 थे ही नहीं, कभी नहीं थे। 10 या 20,000। हाँ, इसका मतलब 10-20 हजार या 50,000 या 1 लाख मिलके एक चुनी हुई सरकार का ना तख्ता ना पलट सकते हैं। ना क्यों? ना ना। नेपाल में कैसे पलट गया? अरे तो सुनिए, अगर गोली न चली होती, छात्रों की मौतें न हुई होती, एक भी लाश अगर ओली ने गिरने से बचा लिया होता, तो पानी के फव्वारों से लड़के वापस चले जाते और 3 साल से जिस तरीके से ये आंदोलन सरकारें वहां पर दबाती रही, एक बार फिर दब जाती। मैं आपको ये बता रहा हूं। अब रुकिए, गोली, गोली। एक बार याद है हम लोगों ने, मैंने और आपने एक डेविल्स एडवोकेट प्ले किया था, और मैंने और आपने मिलकर राहुल और अखिलेश का सीट बंटवारा किया था। कल मैंने और संदीप आर के सिंह, संदीप भाई ने भी ऐसे ही एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने उनको कहा कि चलो मैं तुमको सुपारी दे रहा हूं, तुम्हें भारत में यही काम करना है। हमने एक के, चलिए आज मैं और आप फिर डेविल्स एडवोकेट प्ले करेंगे। आप एक काम करिए, आप मुझे सुपारी दीजिए। नहीं, मैं देखिए देखिए देखिए, इसको इस तरीके से नहीं। आप बात समझिए, आप बात समझिए। नेपाल को वाकई बड़ी अगंभीरता से लिया जा रहा है, इस डेवलपमेंट को। मेरी बात नेपाल सुनिए, का मेरी किस्सा बात सुनिए। खत्म। नेपाल, अरे नेपाल में जो होना था हो गया। मैं भारत में, दिल्ली में आना चाहता हूँ। आप क्यों एविस डेविस खेल रहे हैं? सुन लीजिए, ऐसा हो नहीं चुका है क्या? अच्छा, शाहीन बाग बताइए। हुआ नहीं क्या? एक मिनट, शाहीन बाग हुआ नहीं क्या? नहीं हुआ, वो कुछ नहीं क्या था, बात कर वो रहे हैं? जीरो था। क्या वो बात कर रहे हैं आप? जीरो था। दिल्ली की जिस सड़कों दिन पर दौड़ते ट्रैक्टर क्या थे? दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते जीरो, ट्रैक्टर क्या वो थे? जीरो सर, वो जीरो था जिस दिन ये सर देखिए, उपद्रवी काल्पनिक अपनी चीजों पर आप शक्ति बात रूप में। करेंगे, उससे केवल आपको सर, काल्पनिक हल मिलेंगे। आई एम सो सॉरी टू से एक दिस, मिनट। बट आई विल से। शाहीन बाग और सिंगू बॉर्डर पे कितनी आगजनी हुई थी? कितनी आगजनी हुई थी? कितने पुलिस वालों की हत्याएं की थी? वो सिर्फ नौटंकी थी सर। जिस दिन नेपाल में कितने सचमुच, पुलिस वालों की हत्या हुई है? नेपाल में कितने पुलिस वालों की हत्या हुई है? अब तक नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने कितनी हत्याएं की हैं, मुझे बता दीजिए आप टैली, फिर मैं मेरा बताता हूं। मेरे देखिए, मेरे नेपाल के एक मामले सवाल में का मैं जवाब तथ्य दो। आधारित बात इसलिए करूंगा, मेरे बाबा जी सुन लीजिए, देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। नेपाल के बारे में मैं बेहद गंभीरता से, मैं कोई रोल प्लेइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि नेपाल से मेरे पास, आप इस समय मुझसे बात कर रहे हैं, 4 फोन नेपाल से आ चुका है मेरे फोन पे, 4 फोन आ चुका है नेपाल से। मैं आपको नेपाल की इस स्थिति को किसी रोल प्लेइंग से कंपेयर नहीं करना चाहूंगा। भारत में ये स्थिति नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम कितना भी उछल लो बेटा, गोली नहीं चलेगी। गोली कतई नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। और गोली नहीं चलेगी तो मौका नहीं मिलेगा और नहीं होगा। शाहीन बाग में ये चाहते थे बल प्रयोग हो जाए, गोली चल जाए। दिल्ली में ये अच्छा, चाहते दिल्ली थे, में नहीं आप याद चलेगी। कीजिए। एक मिनट, एक मिनट, दिल्ली, एक एक मिनट। मिनट, एक मिनट, दिल्ली में नहीं चलेगी। हाँ, रोहतक भिवानी में चल सकती है। वहां की नोएडा सरकार अगर लखनऊ, चला देगी तो। नहीं, नोएडा लखनऊ में चल सकती है, जयपुर में चल सकती है, लुधियाना में चल क्यों? सकती है। क्यों? क्यों? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन है, तो नहीं नहीं, रोहतक, आप लखनऊ, भूल एक रहे हैं मिनट, सर, रोहतक। आप भूल रहे हैं, रोहतक और भिवानी में चली है। अरे चली, सर मेरी बात तो आप सुनिए। राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार और अभी केंद्र सरकार आप की एक स्पष्ट देशद्रोही, नीति है। अभी आप देशद्रोही कांग्रेसियों को और वामपंथियों को बहुत नहीं जानते, हल्के में ले रहे हैं। ठीक है। अभी आप जब इनकी न्यूसेंस वैल्यू, आई थिंक अभी आप इनकी न्यूसेंस वैल्यू जानते नहीं है सर, कि ये देश में किस कदर तक देशद्रोह कर मैं, सकते हैं, विप्लव कर सकते हैं, आप उपद्रव ये कर सकते बताइए, पिछले 11 सालों में इन्होंने छोड़ा क्या है, मुझे ये बता दीजिए। पिछले 11 सालों में इन्होंने छोड़ा क्या है? कुछ भी तो नहीं छोड़ा। अवार्ड वापसी से सिलसिला शुरू होता है, और वहां से एक हैं। सर, आंदोलन, 2 आंदोलन, मैं 4 आपकी आंदोलन। बात से, सर आप मैं मत आप आप
असहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं सर, आप असहमत होइए। सर मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ज्यादा उत्साहित हैं नेपाल की सफलता से। इनको अब सुन लीजिए, इनको बस वो बस ये फॉर्मूला पॉइंट, मिल एक गया मिनट, है। एक मिनट सर, एक मिनट सर। ये बहुत उत्साहित थे जब बांग्लादेश हो गया था, ये बहुत उत्साहित थे जब इमरान खान की सरकार चली गई थी, ये बहुत बार गर्भ धारण कर चुके हैं। और मैं आपके मुंह से ये मैं भूल रहा था इस पॉइंट को सामने रखना। आपने अभी कहा ना ये बहुत उत्साहित हो गए हैं नेपाल के इस डेवलपमेंट से। सर मैं आपसे और सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के विनम्रता से प्रार्थना करूंगा, नेपाल की इस घटना से यहां बांग्लादेश की तर्ज पर कांग्रेसी और कांग्रेसी टूल किटों के सोशल मीडिया हैंडल से अगर कोई इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हो तो मुझे बताइएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कम्युनिस्ट आ रहे गैंग हैं, से अगर इस तरह का कोई रिएक्शन आ रहा होगा तो कांग्रेसियों से आ बताइएगा। रहे हैं। कांग्रेसी सरेआम आह्वान कर रहे हैं लोगों से कि सड़क पे ओफो। उतरे और नेपाल बना दो। सर देखिए, न्यूसेंस वैल्यू फैलाने का काम वामपंथी करते हैं, और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इनके दिल में ये इच्छा पल रही है। ये अगर तेज बारिश आ जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार को बहाने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन हमारी सरकार के हैंडल करने की प्रवृत्ति पर मुझे पूरा भरोसा है। और केवल अंध भरोसा नहीं है, मैं बहुत मोहब्बत में नहीं ये कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी मुझे तनख्वाह नहीं भेजते। मैं पिछले 11 सालों से राष्ट्रीय स्तर पर जो एक ट्रेंड है, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जो हैंडलिंग का तरीका है, मुझे उस पर विश्वास है। प्रयास इनकी तरफ से कभी बाकी नहीं रहेगा, मैं ये मानता हूं, लेकिन भारत में यह संभव नहीं हो पाएगा, सरकार की वजह से, उनके काम करने के तरीके और हैंडल करने के तरीके की वजह से। और दूसरा एक चीज और सर, वजह चाहिए सर ये होती है। गांधीगिरी, एक बात बताऊं रमनीश भाई, ये गांधीगिरी प्रैक्टिकली बहुत दिन तक चल नहीं पाती है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गांधीगिरी नहीं चल पाती है ना। शेख हसीना से जाके पूछिए, आज बैठ के रो रही होंगी कि इतनी थंपिंग मेजॉरिटी और मेगा मेजॉरिटी वाली सरकार में वो किस तरीके से मजबूर हो गई और गोलियां चलाने के बाद उनको भारत भागना पड़ा। आज ओली के दिल से जाके पूछिए जरा, आज ओली को समझ में आ रहा होगा, और इस समय सर समझ में ओली को उपद्रवी आ रहा होगा। सर उपद्रवी गोली चलाने के लिए सरकार को मजबूर कर देता है। अच्छा जब सरकार नहीं चला, सुनिए, उपद्रवी के पास एक और बहुत बड़ा हथियार होता है। संभल में क्या हुआ था? संभल में गोली किसने चलाई थी? उपद्रवियों ने ठीक, खुद अपने ऊपर चला के सरकार क्या पे दोष उखड़ा, मर दिया था। क्या क्या कर उखड़ा, लेंगे आप? क्या उखड़ा, मैं पूछता हूं आपसे, क्या उखड़ा? सर सर आपकी मुझे चिंता में लगता मैं है शामिल हूं, सर, लेकिन मैं हाथ जोड़ मैं के बता रहा विनम्रता हूं से कह सर, रहा हूं, मेरी आप एक ही भारत चिंता में है सर, दंगा प्लीज प्लीज फैलाने के देखिए। स्वागतदार मत बनाइए और मत नहीं 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 बनवाइए। नहीं नहीं, मैं इतना जानता हूं सर। देखिए, मुझे मोदी की प्रशासनिक क्षमता पे और अमित शाह की, मैंने अमित शाह को 370 हटाते देखा है। एक वीडियो आया, हमने देखना शुरू किया तो दूर एक पुलिस वाला आता हुआ दिखाई दिया। कश्मीर की घाटी की बात है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, अरे भैया जो वो लकीर चींटियों की तरह आई, कम से कम 1 किलोमीटर लंबा वो फ्लैग मार्च था, जिसमें सुरक्षा बल जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए और हाथ में स्वचालित राइफलें लिए हुए। तो जब, एक मिनट, जो तैयारी की थी ना अमित शाह जी ने कश्मीर में, वो तैयारी मैंने बहुत रुको ना कायदे, दाई करो हनो। हाँ, हाँ, चल कोई बात नहीं। तो जो तैयारी अमित शाह ने की थी ना 370 हटाने के समय, वो मैंने देखी है। मुझे मुझे अमित शाह और मोदी की कार्य क्षमता पर बिल्कुल भी शक नहीं है सर, पर मुझे इन कमीनों की कमीनगी पर भी बिल्कुल शक नहीं है। ये देश शंकरा, को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना मैं भी गिर सकते हैं। इसलिए इनके दिमाग से सोचना जारी रखो।
नहीं, ये बिल्कुल। देश में देखिए सर, अशांति फैलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इनके साहब दिमाग से सोचिए जरूर। साहब अभी जिस समय 6:12 हो रहा है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 5:55 पर जयपुर डायलॉग्स के श्री संजय दीक्षित जी के साथ शत्रुबोध पर ही मेरा एक वीडियो प्रारब्ध पर अभी रिलीज हो गया है। इसमें हमने नेपाल पर भी आखिरी में बात की है, और बिल्कुल शत्रुबोध आपको हमेशा रहना चाहिए, सजग आपको। केवल इसीलिए कई बार लोग मुझसे नाइत्तेफाकी करते हैं जब मैं कहता हूं कि सरकारें तो ठीक हैं, कुछ समाज की भी जिम्मेदारी होती है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम सोशल मीडिया पर नजर रखें, हम अपने आसपास नजर रखें, ऐसी एक्टिविटी पर नजर रखें। बस मेरा ये सारा यही है काम समाज और कि सरकार। वो तो इससे मैंने कब इनकार किया प्रभु? इससे मैंने कब इनकार जगीरा किया? वो जगीरा डाकू वाली बात मत भूलिए कि लड़ने का हौसला ले आओगे, मेरे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। यस यस, सर, इस मुझसे गिरोह के टकराने की हिम्मत तो कमीनेपन जुटा से लोगे। सावधान रहो। राइट इस सर, गिरोह राइट के सर। हिंदुस्तानियों, भारतीयों, सनातनियों, इस गिरोह के कमीनेपन से सावधान रहो, अपने इर्द गिर्द नजर मारते रहो और बिल्कुल अगल बगल हो रही घटनाओं से सीखो। बिल्कुल। मेरा दृढ़ता से आग्रह अपनी सिर्फ सरकार के इतना है, साथ रहिए, मुझे दृढ़ता प्रशासनिक से क्षमता पे अपनी कोई सरकार के शक साथ। नहीं है। और एक चीज और सर, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी हम सारे समझें और दृढ़ता से अपनी प्रदेश, अपनी देश की सरकार के साथ रहें। दृढ़ता से, ये समय ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने कहा था कि आपकी बात में मुझे अपने प्रश्न का पूछने से पहले ही जवाब मिल गया। वो जवाब पता है क्या था? वो मैं बता दूं लोगों को। मैं पूछना चाहता था कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है? मुझे भी लगता है भारत में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत में इन चोरों के अलावा, जो खुद चोर हैं, उनके अलावा मोदी पर कोई भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार जैसा कोई आरोप नहीं लगा सकता। पहली बात, मैंने इसीलिए कहा। बिल्कुल बिल्कुल मोदी बिल्कुल। प्रजापालक नहीं है। मोदी सर परिवारवादी नहीं है। नहीं है, मोदी अय्याश नहीं है। नहीं है। अवैध मोदी देश तरीके को से वोट कहां से चोरी कहां करके ले नहीं गए? आए। मोदी देश मोदी को कहां से अवैध कहां ले तरीके आए? से, और सर मोदी अवैध तरीके से वोट चोरी करके नहीं आए, इसलिए बिहार में वोट चोरी हाँ का चूरन भी नहीं बिका। जी, और वो राष्ट्र प्रथम के भाव से जीते हैं। और यहाँ पर उन्हें कोई कहे, भले उनके राष्ट्रवादी समर्थक नाराज हो जाएं इस बात से कि वो तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन एहसान फरामोश होंगे, नमक हराम होंगे जो बाहर निकलेंगे। जो मैं किस वर्ग को कह रहा हूं ये भी आपको पता है। और वो वर्ग भी राहुल की भारत तोड़ो यात्रा से लेके वोटर फोड़ो यात्रा तक नहीं निकली है, सड़क पर नहीं निकली है। वक्फ बोर्ड जैसा बड़ा काम हो गया, नहीं निकली। मैंने 370 हो गया, नहीं निकली। अवनीश भाई, ये आपके साथ वीडियो में बैठने से पहले मैंने 5 लाइन की एक पोस्ट फेसबुक पे लिखी है, व्यंग्यात्मक है। वो मैं उसका भाव बता देता हूं कि मैं मोदी जी बोलता हूं, ए मोदी जी, दिल्ली पुलिस इज ओवरबर्डन्ड, ओवरवर्क। बेचारों को संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है। प्लीज इनको 2 महीने की पूरी दिल्ली पुलिस को पेड लीव पे भेजिए, जाओ परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। और कृपया दिल्ली की सुरक्षा यूपी से पीएसी मंगाकर उसके हाथ कर दी जाए। कोई किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि कोई सड़क पे आ जाएगा। पीएसी का नाम आप तो, आपसे अच्छा कौन जानता है पीएसी क्या चीज है? प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी ऑफ उत्तर प्रदेश। दिल्ली पुलिस को थोड़ा रेस्ट दीजिए, पीएसी बुला लीजिए। आपने हमारे समय देश की दिया चाहे इसके लिए बहुत पुलिसिंग हो, बहुत चाहे हमारे देश के सुरक्षा बल हो, चाहे सेना हो, इन पर हमें नाज है, इन पर हमें भरोसा है। इनका डीएनए अलग है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम, हर हर थैंक यू महादेव। सर। जय जय श्री राम, प्रणाम सर। दोबारा आते हैं।